तो लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया, मैं आपको एक बार ब्रीफली बताता हूं कि लास्ट क्लास में मैंने बोला आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक होता है, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करते हैं हम, आरएनए को डिस्टर्ब करते हैं। तो किसके आरएनए को डिस्टर्ब करना है, किस पर्टिकुलर केस में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो हम प्लांट को निमेटोड रेसिस्टेंट बनाना चाह रहे हैं। कौन सा प्लांट है बताओ, कौन सा प्लांट है, टोबिको प्लांट है। कौन सा निमेटोड है, मेलिडोगानी इनकोग्निशिया। हम इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, उसका स्टडी किए हैं। क्या इंटरेक्शन है कि ये निमेटोडा इसका साइटोप्लाज्म सक करता है और प्लांट के को न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मार देता है। तो हम चाहते हैं कि इस निमेटोडा को ही मार दें ताकि बाद में निमेटोडा इस प्लांट के पास आना ही छोड़ दे। एक आध निमेटोडा मरे, उसका ग्रुप देख ले कि यहाँ तो जाने भाई इसको खाने पे मरते हैं, तो आना ही छोड़ दे। तो हम इसके उस जीन को टारगेट किए, जीन का नाम आपसे नहीं पूछेगा कौन सा पर्टिकुलर जीन था, हम इसके उस जीन को टारगेट किए जो इस निमेटोडा के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। वो जीन, इससे एमआरएनए बनता था, एमआरएनए से प्रोटीन बनता था, मतलब पॉलीपेप्टाइड्स बनता था, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी था। हमने इसके जीन को यहां से निकाला, जो ये ओरिजिनल जीन था, मतलब सेंस जीन था। हमने इसका कुछ कॉपी बना के रख लिया और उसी में से कुछ कॉपी में से निकाला और उसका हमने एंटी सेंस टेक्निक से, मैंने बताया एंटी सेंस टेक्निक क्या, बस प्रमोटर को का साइट रिवर्स करना है। हमने प्रमोटर का साइट रिवर्स करके एंटी सेंस जीन भी बना लिया और हमने या तो दोनों को कंबाइन करके या दोनों को सेपरेटली डाल दिया। कहां, इस प्लांट के सेल्स में, रूट सेल्स में। डालने के बाद, रूट सेल्स में नहीं, सॉरी, मतलब कि फ्लावरिंग स्टेज में, ठीक है, उसमें डाला, क्योंकि अगर हम फ्लावरिंग स्टेज में डालेंगे तब ना जाके पूरे प्लांट के उसमें वो आ जाएगा, ठीक है। डाला, आफ्टर दैट हुआ ये कि इससे सेंस जीन से एमआरएनए बना और एंटी सेंस जीन से भी एमआरएनए बना, लेकिन इन दोनों का सीक्वेंस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री था, इसलिए डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन गया। ये डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए अब साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में यूकेरियोट्स की फीचर होती है कि एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है डाइसर प्रोटीन। डाइसर प्रोटीन और साथ में कुछ मल्टी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियेज एंजाइम, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियेज एंजाइम इसको चारों ओर से घेर लिए। फिर न्यूक्लियेज एंजाइम ने इस एमआरएनए का फ्रेगमेंटेशन कर दिया। न्यूक्लियेज एंजाइम ने एमआरएनए का फ्रेगमेंटेशन कर दिया। ध्यान दें, न्यूक्लियेज एंजाइम इस निमेटोडा में नहीं है लेकिन प्लांट में है। फ्रेगमेंटेशन कर दिया, कई सारे टुकड़े बन गए। देन आफ्टर दैट इस डाइसर प्रोटीन ने, मतलब कि इसके अंदर जब फ्रेगमेंटेशन हुआ, आफ्टर दैट इसका एक स्ट्रैंड भी रिमूव कर दिया। और स्ट्रैंड रिमूव किया कौन सा, तो जो सेंस जीन से बनने वाला हमारे था वो स्ट्रैंड रिमूव हो गया, एंटी सेंस से बनने वाला जीन रहा। अब जो कॉम्प्लेक्स बचा, यानी कि सिंगल स्टैंड ऑफ एमआरएनए, दैट इज एंटी सेंस एमआरएनए बोलो उसको आप, सराउंडेड बाय डाइसर प्रोटीन, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एसआईएनए, ये दैट इज कॉल्ड एज रिस्क। अभी ये क्या कहला रहा था, डाइसर प्रोटीन अलोंग विद डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए, क्या कहला रहा था, एसआईआरएनए, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। और डाइसर प्रोटीन अलॉन्ग विद सिंगल स्टैंडर्ड एंटीसेंस एमआरएनए कॉल्ड एज रिस्क आरएनए इंटरफेरेंस इंड्यूसिंग आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कहां घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे रिस्क कहां घूम रहे हैं, इसका साइटोप्लाज्म में। अब निमेटोडा जब आया तो इसको पिक किया तो वो उसके सेल में चला गया। जैसे गया तो डाइसर प्रोटीन तो क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। डाइसर प्रोटीन का डिजोल्व होने के बाद, अब सुनना ध्यान से क्या हो रहा है, डाइसर प्रोटीन का डिजोल्व होने के बाद जो ये सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए है, ये सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए इसके साथ बाइंड कर गया। किसके साथ, ये जो एमआरएनए सेंस जीन से बन रहा है, क्योंकि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर से डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन गया। डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर भी डाइसर प्रोटीन तो है, भले ही न्यूक्लियस एंजाइम नहीं है, डाइसर प्रोटीन तो है। तो डाइसर प्रोटीन ने क्या किया, फिर से वही घेर लिया ऐसे करके, और घेरने के बाद क्या किया, डाइसर प्रोटीन खुद इस डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए को फ्रेगमेंटेशन में कर सकता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड नहीं कर पाएगा। सिंगल स्टैंड करने के लिए मल्टी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस चाहिए। लेकिन अगर इस सेंस एमआरएनए और एंटी सेंस एमआरएनए के डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए कॉम्प्लेक्स को कई सारे टुकड़ों में बांट दें, तो क्या इससे बनने वाला पॉलीपेप्टाइड चेन बन पाएगा, प्रोटीन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो वो प्रोटीन तो इस निमेटोडा के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी था, तो ये निमेटोडा मर जाएगा। ऐसा एक आध निमेटोडा मरेगा, मतलब कुछ निमेटोडा मरेंगे ग्रुप में से, तो बाकी निमेटोडा के जो ग्रुप हैं उसी मेंबर के मतलब कि उसी ग्रुप के जो मेंबर हैं वो वहां पे आना छोड़ देंगे और प्लांट कहलाएगा पर्टिकुलर निमेटोड के लिए रेसिस्टेंट। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस, और इसके लिए फायर एंड मिलो को मिल गया नोबेल प्राइज 2006 में। कितना तगड़ा टेक्निक है, बोलो इसमें कहीं कहानी में कोई दिक्कत है। फिर चलते हैं हम नोट्स पर। तो नोट्स, सर हाँ बोलो। मल्टी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस सेंस आरएनए जो बनाता है, सेंस स्ट्रैंड से आरएनए जो बनाता है, उसी को रिमूव क्यों करता है?
compatibility, nuclease enzyme is specific for binding, substrate specific, वो केवल एंटीसेंस स्ट्रैंड के जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, केवल उसी के साथ बाइंड करके उसको रिमूव कर सकता है, दैट्स व्हाई। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है ना, इसमें अभी बहुत काम होना बाकी है। आप ये सोचो ना, 2006 में नोबेल प्राइज मिला है, तो इसका मतलब अभी 2022 चल रहा है, और इस रिसर्च के लिए 15 साल बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, ठीक है। रिसर्च में तो एक एक टॉपिक पे 50-50 साल तक रिसर्च चलता है, ठीक है, फिर भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, अभी कल का रिसर्च आर्टिकल में पढ़ा हूँ, कल परसों पब्लिश हुआ है, ठीक है। उसका मतलब कि अगस्त में उसका पेपर एक्सेप्ट हुआ था और पब्लिश कल परसों हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आपने छेड़ा तो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ाया, नर्वस सिस्टम में मैंने क्या पढ़ाया आपको कि आपके बॉडी का जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम, वो क्या मेनली उसका क्या फंक्शन है, बैलेंसिंग और हियरिंग, बैलेंसिंग, मेनली यही रोल है। आपके बॉडी में इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है, इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है, इमोशंस, अमेग्डाला, अमेग्डाला, एंड अमेग्डाला इज द पार्ट ऑफ सेरिबेलम और सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम नॉट बेलम, अमेग्डाला, है ना। तो ये सभी सोचते थे कि सेरिबेलम का इमोशन में क्या ही रोल होगा, कोई रोल नहीं होगा, बट आपको मैं बताऊं सेरिबेलम का इमोशन में रोल है, ये एक्सपेरिमेंट आया है, सेरिबेलम का इमोशन में रोल है, ये आया है रिजल्ट। अब बोलो ये सेरिब्रम और सेरिबेलम के जो फंक्शंस डिस्कवर हुए हैं, जो पहले आपको मैं पढ़ाया हूं, या आज भी होंगे, बहुत पहले भी होंगे, तो रिसर्च गोइंग ऑन होता है। ये जो आपका ये पूरा का पूरा आरएनए इंटरफेरेंस, इसमें बहुत गैप, रिसर्च गैप है, अभी मैं बताऊंगा एक एक करके क्या क्या गैप है, मैं आपको बता भी दूंगा। तो अब ये सोचो कि जब सेरिबेलम के बारे में पता लगाएगा कि वो इमोशन से रिलेटेड है और मेमोरी इन्हांसमेंट से रिलेटेड है, रिसेंट रिसर्च से बता रही है, तो क्या फ्यूचर में हम ये भी सोच सकते हैं, बीइंग अ रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, क्या हम ये सोच सकते हैं कि सेरिबेलम का टेस्टिकुलर फंक्शन में भी कोई रोल होगा, यस और नो? अगर इमोशन को कंट्रोल करता है तो इमोशन तो सेक्सुअल इमोशन भी होता है, और अगर सेक्सुअल इमोशन को कंट्रोल करता होगा तो ऑब्वियसली बात है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशंस पे वो इम्पैक्ट डालता होगा, और अगर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशंस में इम्पैक्ट डालता होगा तो टेस्टिकुलर फंक्शन पे जरूर डालता होगा इफेक्ट, ओवेरियन फंक्शन पे, मिल्क सिक्रीशन इन फीमेल पे जरूर डालता होगा इम्पैक्ट। हम सोच तो सकते हैं ना, तो इसमें चलो ठीक है, उसमें तो फिर भी उस मैं जो एग्जांपल आपको बताया उसमें बहुत काम हुआ है, इस पर्टिकुलर आरएनए इंटरफेरेंस। हाँ तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, चलो ठीक है, अब उधर ये सब चीज डिस्कस करने के लिए अलग से सेशन लगेगा, इस पे आ जाओ, उसमें फिर बहुत बात है, ठीक है। हाँ इधर आ जाओ। तो ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है, आरएनए इंटरफेरेंस में बहुत काम बाकी है, आपको मैं एक मेन काम बताता हूँ। ये जो आप रिस्क सुन रहे हैं ना, रिस्क और ये डाइसर, एक्चुअल में रिस्क और डाइसर का प्रॉपर रोल अभी भी डिस्कवर्ड नहीं है, कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है कि ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को काटता है, रिस्क का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, कैसे बनता है उसका, कैसे वहां जाके एक्ट करता है, एग्जैक्ट अभी तक किसी को पता नहीं है, इसलिए इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट गोइंग ऑन है, समझ में आया? तो आपको जितना बता रहे हैं इतना ही कोई स्टोरी याद रख लो, इससे ज्यादा तो हमें ही नहीं पता है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है कि जो भी मैंने आपको यहां तक बताया, अब उसको मैं एक बार नोट्स से बता देता हूँ, इससे ज्यादा आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, हमें नहीं पता है, आपको कहाँ से पता हो जाएगा। चलिए, तो ये है आपका यहाँ पे एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, मैंने आपको यहाँ तक कल ही बता दिया था ये सब स्टोरी। अब देखो कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या है भैया, ये किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ डबल। अच्छा एक बात, एक तगड़ा बात, ये जो मैंने आपको बोला कि डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कौन सा प्रोटीन काटता है बताना जल्दी से, डाइसर, डाइसर डाइसर, ये डाइसर प्रोटीन जो है, और ये डाइसर प्रोटीन तो प्लांट में भी है और यहाँ पे भी है, बताए ना। क्या पहली बार किसी ने सोचा तो, अरे एक बात बताओ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काटने वाला एंजाइम डाइसर है, तो डाइसर के डिस्कवरी में पहले डाइसर के बारे में कोई सोचा होगा ना। अच्छा, ये डाइसर क्यों पाया जाता है यूकेरियोटिक सिस्टम में, सबसे पहला सवाल तो यही, डाइसर क्यों पाया जाता है? डिफेंस सिस्टम। हाँ ठीक है, सही सोचो, डिफेंस सिस्टम। बट आखिर ऐसा किस डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पेशल प्रोटीन यूकेरियोट्स के पास है डाइसर? तब जाकर साइंटिस्टों को पता लगा
कि ये केवल उस डिफेंस सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा जहां यूकैरियोटिक सेल को डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बचाना हो। तो फिर साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि यूकैरियोट्स में तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता ही नहीं है, यूकैरियोट में तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता ही नहीं है, तो यूकैरियोट में डबल स्टैंडर्ड आरएनए आया कहां से? और अगर आरएनए यूकैरियोट में डबल स्टैंडर्ड आरएनए आता नहीं है तो डाइसर प्रोटीन तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इवोल्यूशन बेवजह नहीं होता है, कोई भी चीजों का फॉर्मेशन बेवजह नहीं होता है सेल में, ध्यान रखना है बात, समझ रहे हो? तो फिर रिसर्च गोइंग ऑन हुआ कि आखिर ये डाइसर प्रोटीन अगर आया है सेल के अंदर तो जरूर नेचुरली भी कभी कभी बन जाता होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अच्छा, इनिशियल फेज में तो साइंटिस्टों ने ये पता लगा लिया कि डाइसर प्रोटीन इसलिए पाया जाता है, कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, सुना ध्यान से, कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, और कई सारे वायरस होते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जैसे रेट्रोवायरस का पूरा मेंबर, रेट्रोवायरस का ग्रुप ऑफ वायरस, उसके पूरे मेंबर डबल स्टैंडर्ड आरएनए लेकर घूमते हैं, हेलो, आरएनए वायरस होता है वो, ठीक है, उसका अगर इन्फेक्शन हो गया तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए डायरेक्ट आएगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, यूकैरियोटिक सेल के पास डाइसर प्रोटीन है। चलो ये थ्योरी तो अच्छी लगती है, लेकिन ऐसे भी सैंपल पाए गए जिसके अंदर रेट्रोवायरस का कोई इन्फेक्शन नहीं है, आरएनए वायरस का कोई इन्फेक्शन नहीं है, और उसके सेल में डाइसर प्रोटीन है। अब बताओ इससे क्या अंदाजा लगाओगे तुम, इससे क्या अंदाजा लगाओगे? इसका मतलब वैसी बात है, कुछ तो नेचुरली ऐसा होता होगा कि जिसकी वजह से डाइसर प्रोटीन बनता है। आपको मैं बताऊं, आपने ट्रांसपोजोन का नाम सुना है? ट्रांसपोजोन, अरे वो जो बताया था लेडी मेंडल जो डिस्कवर किया, जंपिंग जीन। तो ये देखो क्रोमोजोम है, देखो इधर से सीखो, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, वहां पे नाम लिखा हुआ है, ये क्रोमोजोम है। अब इसमें कई सारे जीन हैं, ये देखो, उसमें मैं जीन को कोड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है। अभी बताओ, जब कल को इससे एमआरएनए बनता है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या इस एमआरएनए से, ये अभी ये डीएनए है, दिस इज द डीएनए, मतलब क्रोमोसोम है, डीएनए है, और उससे क्या होगा, एमआरएनए बन रहा है, ये लो, दिस इज द एमआरएनए। चलो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार बताओ, कल को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में यदि गलती से भी इससे डीएनए बन गया, क्या बोल रहा हूं, गलती से भी इससे डीएनए बन गया, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हाँ बन सकता है, बन सकता है। और मैं केस ले रहा हूं, एक बात बताओ, ये जो एमआरएनए बना होगा, क्या ये एमआरएनए इस सारे से, अरे क्या हो गया, क्या ये एमआरएनए इस सारे के सारे जितने यहाँ पे से जीन है सभी से बना होगा, किसी एक पर्टिकुलर जीन का एमआरएनए होगा, यस और नो? मान लो इसका होगा, अरे हाँ यार, इस सारे जीन का तो अलग अलग एमआरएनए बनता होगा ना, सबका अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनता होगा ना, ये तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में सिखा चुका हूँ। तो सपोज करो इस जीन से ये एमआरएनए बनता है, उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर गलती से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से जीन बन जाए, मतलब डीएनए बन जाए, तो क्या ये डीएनए, ये वाला जो डीएनए है, ये जीन और ये जो डीएनए है, क्या ये सेम होगा? अरे हाँ यार, सेम ही होगा यार, इसमें क्या दिक्कत है, सेम होगा। अब सपोज करो गलती से डीएनए लाइगेज के प्रेजेंस में ये जीन जो है, मैंने लंबा सा दिखाया है, छोटा सा है, ये जीन अगर क्रोमोसोम के इस एंड पे आके यहाँ पे जुड़ जाए तो क्रोमोसोम का सेगमेंट बढ़ जाएगा, yes or no? Yes sir. बढ़ जाएगा, एंड इन दिस वे दिस जीन इज कॉल्ड ए जंपिंग जीन। लग रहा है जैसे जंप करके यहाँ आ गया हो, हेलो, इन दिस वे दिस जीन इज कॉल्ड ए जंपिंग जीन। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैसे है आपको समझ में आया? एक वे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। अच्छा, एक वे ये भी हो सकता है क्रॉसिंग ओवर, याद करो, क्रॉसिंग ओवर में उल्टा पुल्टा हो गया, और अगर क्रॉसिंग ओवर में हो गया तो बहुत ही कॉमन केस है, और अगर इस तरीके से हो गया देन इन दिस वे दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजोन, जंपिंग जीन। अब मुझे को बात बताओ, अगर इस तरीके से ये यहाँ आ रहा है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, तो जब ये नया क्रोमोसोम तैयार होगा तो इससे तो एमआरएनए बन ही रहा था, हेलो, इससे तो एमआरएनए बन ही रहा था, तो क्या इससे भी एमआरएनए बनेगा? अरे हाँ, हाँ, तो क्या ये दोनों मिलकर डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना सकता है? यस बना। यस सर। अब समझ में आया, यूकैरियोट में डबल स्टैंडर्ड आरएनए का सोर्स है नेचुरली, बट दिस इज वेरी वेरी रेयर, और अगर रेयर है तो रेयर से लड़ने के लिए भी आपके यूकैरियोटिक सेल में डिफेंस सिस्टम है। अब समझ में आया? आपकी एनसीईआरटी को तो क्या होता है, हल्के में लिख के चली गई कि सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए इन यूकैरियोटिक सेल मे बी ट्रांसपोजन एंड रेट्रोवायरस इन्फेक्शन। रेट्रोवायरस इन्फेक्शन तो फिर भी बच्चा आसानी से समझ लेता है, मगर ट्रांसपोजन को रट लेता है। क्या अब आपको समझ में आ रहा है ट्रांसपोजन से कैसे आ सकता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर?
और उससे लड़ने के लिए हमारे पास डाइसर प्रोटीन पाया जाता है। डाइसर प्रोटीन का जीन कौन है, ये भी रिसर्च का पार्ट है। आप सोच क्यों नहीं रहे? और अगर डाइसर प्रोटीन का जीन डाइसर प्रोटीन म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, ये भी रिसर्च का पार्ट है। तो फिर उसमें बहुत सारा गैप, इसी को बोलते हैं रिसर्च गैप। खैर ये सब अलग बात है, ठीक है, आप नहीं समझोगे अभी। तो ये है आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सोर्स। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहां से आ सकता है? या तो ट्रांसपोजोन या तो रेट्रोवायरस से। सर। हाँ बोलो। तो डाइसर प्रोटीन भी किसी जीन से ही बन रहा होगा? बिल्कुल, यही तो बोल रहा हूँ। डाइसर प्रोटीन किस जीन से बन रहा है उसका एग्जैक्ट सीक्वेंसिंग करना भी तो सीक्वेंसिंग तो ह्यूमन जीनोम का पूरा है, लेकिन केवल ह्यूमन का है ना, यूकेरियोटिक सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म का थोड़ी है। अब किस ऑर्गेनिज्म में किस क्रोमोसोम पर डाइसर प्रोटीन का जीन है, ये फाइंड आउट करना अलग अलग रिसर्च एरिया में अलग अलग काम है, ठीक है। फिर उसके म्यूटेशन से क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो उसका फिर बहुत, यही तो है, रिसर्च तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारे बॉडी में दो तरीके से आ सकता है। एक तो क्या, इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसके पास है, लाइक रेट्रोवायरस। और दिस कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, बनाया जा सकता है, एंड ट्रांसफर्ड इन सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजोन। क्या हम ट्रांसपोजोन की हेल्प से फिर ट्रांसफर भी कर सकते हैं? अरे हाँ भैया, वो पूरा ट्रांसपोजन क्रोमोसोम ट्रांसफर कीजिए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा वहां खट से, अभी जो बना के दिखाया है उधर काला वाला। और रेट्रोवायरस से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार कर दो, नेचुरल इन्फेक्शन होता है, नेचुरल इन्फेक्शन, लेकिन क्या हम जबरदस्ती रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन नहीं करा सकते आर्टिफिशियली? तो भी तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए चल जाएगा भाई, ये सुनो। तो फिर आप बोलोगे सर उसे डिजीज हो जाएगा। डिसआर्म्ड वायरस, डिसआर्म्ड पैथोजन, इसी के बारे में कल तुम पूछ रहे थे। ठीक, अगर हम जैसे टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म कर देते थे, इन्फेक्शन काउज करने वाले जीन को हम वहां से डिजायर्ड जीन से रिप्लेस कर देते थे, तो क्या उसी तरीके से हम उस पर्टिकुलर जीन को जिससे इन्फेक्शन होता है, जिससे डिजीज होता है, क्या उसको हम डिसआर्म्ड कर सकते हैं? इन दिस वे रेट्रोवायरस कैन आल्सो बी यूज्ड एज मतलब कि डिसआर्म्ड वेक्टर। और ये रेट्रोवायरस तो एनिमल के केस में कर सकते हैं, फिर प्लांट के केस में ट्रांसपोजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो, ये तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताओ? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। और एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से तो आप सीधा सीधी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही बना लोगे, लेकिन आप क्या करो, मतलब कि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से सेंस जीन और एंटीसेंस जीन बनाओ, ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करने के बाद सीन कुछ ऐसा है, फाइनली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का तैयार हो जाएगा। और इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ क्या होने वाला है जल्दी बताओ? प्रोटीन बाइंड करने वाला है। कौन सा प्रोटीन? डाइसर प्रोटीन। और इसके साथ मल्टी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ पे राइबो न्यूक्लियस है, ध्यान रखना। देखो, एक्चुअल में डाइसर प्रोटीन इटसेल्फ पार्ट ऑफ मल्टी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस एंजाइम। इट इज अ टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लियस। इसका काम क्या है बताओ? इसका डाइसर का क्या काम है? डाइसर का काम है फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फिर mRNA उसी देखो, डाइसर इज अ टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस। फिर उसी में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देता है। एग्जैक्टली कौन करता है, एग्जैक्टली अच्छे से पता नहीं है, तभी मैं इस बातों को बोल के निकल रहा हूं हल्के में। लेकिन कोई तो है जो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, देन आफ्टर दैट क्या होता है? देखो यहाँ पे डाइसर प्रोटीन है, फ्रेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये अभी siRNA का ला रहा है, लो ये भी शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए का ला रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? टू दिस मल्टी कंपोनेंट न्यूक्लियस एंजाइम बाइंड। एक्चुअल में वो पहले ही बाइंड किया हुआ है, इस बात को समझो। which removes one strand of double stranded RNA। एग्जैक्टली वो कौन सा न्यूक्लियस एंजाइम है, उसकी क्या सीक्वेंस है, उसको बनाने वाला जीन कौन है? भाई रिसर्च तो फिर कभी अंत ही नहीं होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उसको भी तो बनाने वाला कोई जीन होगा। तो फिर बात यह है कि उसको कौन रिमूव करता है? तो मल्टी कंपोनेंट न्यूक्लियस एंजाइम। और उसके बाद फाइनली क्या तैयार होता है? रिस्क। रिस्क अभी कहां है? साइटोप्लाज्म में। यहाँ कहानी खत्म हो गया। ये सब कुछ हुआ इन्फेक्शन के पहले। कौन सा इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं मैं? निमेटोड इन्फेक्शन। अब निमेटोड का इन्फेक्शन हो गया, खा लिया उसको, तो खाने के बाद क्या होगा बताओ? उसके पास नेचुरल जीन होगा जिससे बनेगा क्या? एमआरएनए। और इससे बना हुआ एमआरएनए, और इससे बनने ये जो एमआरएनए, सुनना ध्यान से, और यहाँ पे जो एक एमआरएनए का स्ट्रैंड छूटा था, ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। और क्या करेगा? रिस्क वहां पे बाइंड करेगा। और अगर वहां पे बाइंड करेगा, फिर डाइसर प्रोटीन क्या करेगा बताओ? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हो गया, टोटे टोटे टुकड़े टुकड़े हो गए। अब एमआरएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो प्रोटीन तो बनने वाला है नहीं। तो ये सारा कहानी क्या हुआ? मतलब कि वो निमेटोडा जो है, मैलिडोगानी उनके रिसेक्शन के बाद हुआ।
फाइनली क्या हो गया, फाइनली आपका वो mRNA डिस्ट्रॉय हो गया और उससे प्रोटीन नहीं बना। तो ये कहानी कल बताने के लिए रह गया था, मैंने बता दिया। दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आप यहाँ तक देख लो जल्दी से, देन अगले मीटिंग में मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ आपको एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। नो सर। नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, जल्दी आ जाओ।